हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नई क्लास में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखें। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे कि ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है इसको MVVI के श्रेणी में डाल देंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछने का चांस भी बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए देखिए परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग जो है ना फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई जो है ना समतल सतह है, ठीक है। ये समतल सतह है एक, और पीछे वाले भाग को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। पीछे वाला भाग अगर पेंट नहीं रहे तो इसका प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और प्रकाश जो है आर पार निकल जाएगी। तो आर पार निकल जाने के बाद क्या होता है, परावर्तन नहीं होता है। जैसे कांच है, कांच के आर पार आप देख लेते हैं, जिस वस्तु के आर पार प्रकाश चली जाए आप भी उस वस्तु के आर पार जो है देख सकते हो। जैसे कि शीशा है जिसमें आप मुंह देख रहे हो, जिसमें मुंह देखते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उसके पीछे वाले भाग को हम लोग रजदीत कर लेते हैं। आगे बताएंगे, जब दर्पण बताने लगेंगे तो उस समय बताएंगे आपको रजदीत करना क्या होता है। सिंपल यहाँ समझिए कि ये एक जो है ना समतल सतह है और पीछे वाले भाग को हम लोगों ने क्या किया, रजदीत कर लिया। आप आईना का यूज करते होंगे जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, तो उसका पीछे वाला भाग एक साइड जो है वो प्लेन होता है जिसमें हम लोगों का फेस दिखता है, और पीछे वाला जो भाग होता है उस पर जो है ये इस तरीके का जो है पेंट चढ़ाया हुआ होता है। तो वो जो पेंट चढ़ाया हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं AgBr का जो लेप चढ़ाया हुआ होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो पीछे से लेप चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक समतल सतह लिया और मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की जो है ना ये कोई आपतित किरण थी, ठीक है। और इस समतल सतह पर ये जो है ना यहाँ आगे जो है ना पड़ती, मतलब कि कहीं से ये मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आ रही थी और इस समतल सतह पर जो है ये प्रकाश की किरण पड़ती है, और इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक। और ये अविलंब सीधी लाइन होगी, एकदम सीधा लाइन, इसको कहते हैं हम लोग अविलंब। कौन क्या है, कैसे है, सारा चीज आपको बताएंगे, धैर्य रखिए। तो ये क्या है, समतल सतह है, ठीक है ना, समतल सतह है। अब देखिए ये समतल सतह है और इसको हम लोग इस पॉइंट को जो है ना मान लेते हैं O, कोई पॉइंट है, ठीक है। कोई पॉइंट है O, इसका नाम हम लोग रखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पे ये तीनों लाइन है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए क्या है, ये जो है मान लीजिए कि प्रकाश की किरण जो है ना कहीं से आ रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। पिछले वाले क्लास में आपको बताए हुए थे कि आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। इसका नाम हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण इस प्रकार से आई और ये जो समतल सतह है इससे टकराई, टकराने के पश्चात इसका हो गया परावर्तन। तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो आप देख रहे हो ये है अभिलंब, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। अब ये अभिलंब जो है, मान लीजिए कि ये जो आपतित किरण आई कितने डिग्री पर आई, और एक चीज याद रखना है कि आपतित किरण जितने डिग्री पर आती है उतने डिग्री पर ही इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। मान लीजिए कि ये 45 डिग्री पर जो है ना आई, आपतित किरण आने वाली किरण 45 डिग्री पर आई, तो इसका परावर्तन जो होगा वो 45 डिग्री पर ही होगा। इसको कौन बताएगा कि आने वाली किरण जो है ना यानी आपतित किरण 45 डिग्री पे आई, तो ये अभिलंब यही बताने का काम करती है कि आपतित किरण कितने एंगल पर आई और कितने एंगल पे आई तो कितनी एंगल पर जाएगी, जितने एंगल पर आती है उतनी एंगल पर जाती है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल आई, और इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल आर। तो एंगल आई किसके किसके बीच बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कौन, एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कौन, एंगल आर। चलिए आगे देखिए, ये सारा चीज आपको बताएंगे। अभी जो है परावर्तन के हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, तो इसको पहले जानिए। परावर्तन के नियम को लिखें, ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप बोलेंगे परावर्तन के दो नियम है, लिख लेते हैं।
परावर्तन के 2 नियम है। लिख लिया हम लोगों ने, परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो कौन कौन नियम है? तो पहला नियम देखिए, ये देखिए, ये कौन सी है, कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी है? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो है अभिलंब किस बिंदु पर है, किस पॉइंट पर है? ये है इस पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट पर। इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? आपतन बिंदु। तो बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। लिखिए, चलिए हम लोगों ने लिख दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। अब ये तो आप समझ रहे होंगे कि आने वाली किरण आपतित किरण, यहाँ से इस सतह से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सीधी लाइन है आपतन बिंदु पर, इसको कहते हैं अभिलंब। तो ये चीज तो पता है। अब यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो है ना, आप जो बोल रहे हैं कि ये तीनों एक ही समतल सतह, मतलब ये क्या हुआ? इस चीज को आप नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए एक बार पढ़ देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये देखिए समतल सतह है, ये कोई समतल सतह है, और आपतित किरण इसी समतल सतह पर है, परावर्तित किरण भी इसी समतल सतह पर है, और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है ये भी इसी समतल सतह पर है। यही बोला गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। इससे भी अगर आप नहीं समझे, आप ये देखिए, ये कोई समतल सतह है जिसपे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ये समतल सतह पर है। आपतित किरण भी इसी समतल सतह पर है, परावर्तित किरण भी इसी समतल सतह पर है, और ये जो अभिलंब बनाए हैं ये भी इसी समतल सतह पर है। यही बोला गया है कि तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को एंगल आई से इंडिकेट करते हैं, बराबर होता है परावर्तन कोण के। एंगल आर बोलते हैं परावर्तन कोण को। दूसरा नियम है कि आपतन कोण एंगल आई बराबर होता है परावर्तन कोण एंगल आर के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये क्या चीज है? तो देखिए, आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण होता है इसको कहते हैं आपतन कोण एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसको कहते हैं एंगल आर। पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो आपतित किरण है जितने कोण पे, जितने डिग्री के एंगल पे आती है उतनी डिग्री पे ही वापस क्या होती है, उतनी एंगल पे ही वापस चली जाती है। यानी मान लीजिए ये अभिलंब, इसको बताया, अभिलंब जो है बताने का काम करता है कि ये जो आपतित किरण है ना, ये एंगल आई पे आई। तो अब अगला काम क्या होगा? इसका परावर्तन जो होगा, तो ये एंगल आई पे आई, तो इसका परावर्तन कितने एंगल पे होगा? एंगल आर पे होगा। दैट मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। चलिए, यही दोनों नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे तो आप आराम से लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे ये जो है आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण। अभी हम बताएं आपको आपतन कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपतन कोण बन कहाँ पे रहा है। इसी को एंगल आई को ही कहते हैं आपतन कोण। ये बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है आपतन कोण। तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कंप्लीट, लिखिए। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया। और उसके बाद आपको आएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल आर। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिख लेते हैं। लिख लिया हम लोगों ने, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे समतल दर्पण की तरफ। आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। प्लेन मिरर, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखिए,
कि जैसे ये क्या है, ये क्या है, आप बोलेंगे कि ये गोला है, कोई बच्चे बोलेंगे कि ये वृत्त है, कोई इंग्लिश जानते हैं तो बोलेंगे सर्किल है, ठीक है ना। तो चलिए जो भी बोलेंगे वही है। तो ये एक गोला है, यानी हिंदी में बोले तो ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। और जहाँ पे चाप रख के ये गोल किया आपने, जहाँ पे हम लोग चाप रखते हैं बीच वाले पॉइंट को, इसको गोल करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी, यानी कि सेंटर कहते हैं, इसका केंद्र, क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इस वृत्त की परिधि होती है ये। तो सेंटर से लेके परिधि तक को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त को जहाँ पे हम चाप रख के घुमाए, जहाँ से गोल हुआ है, इसका ये जो बीच वाला भाग होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट होता है बीच वाला पॉइंट, इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र से लेके परिधि तक जो लाइन होती है, सीधी लाइन, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। आगे आप पढ़ेंगे कि त्रिज्या को आधी कर देते हैं तो वो बन जाता है फोकस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सीधी लाइन है, ये कोई सीधी लाइन है या ये लाइन जो है टेढ़ी है, बताइए ये कोई सीधी लाइन है या टेढ़ी लाइन है। आप बोलोगे कि ये जो है लाइन सीधी है, ठीक है, सीधी लाइन है। तो आप ये बताइए कि ये लाइन जो है किसी वृत्त का हिस्सा है, ये लाइन किसी वृत्त का हिस्सा है। जैसे चलिए यहाँ पे एक वृत्त है, इस प्रकार से जो है ना ये वृत्त है, और यहाँ से हम यहाँ तक क्या करें, इसको मिटा दें। हम आपसे पूछेंगे कि ये जो लाइन है ये किसी वृत्त का हिस्सा है, आप बोलोगे कि हाँ है, क्योंकि यहाँ पहले से आपको एक वृत्त नजर आ रहा था और इसको हमने क्या किया, मिटा दिया, तो आपने पहले ही देख लिया था कि यहाँ वृत्त है, आप बोल रहे हो कि ये वृत्त है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किसी वृत्त का हिस्सा है, तो आप बोलोगे कि नहीं है, लेकिन ये है, ये किसी वृत्त का हिस्सा है। इस प्रकार से आप करेंगे तो ये गोल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन, क्या ये जो सीधी लाइन है ये किसी वृत्त का हिस्सा है, तो ठीक है। क्या हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्या हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ ये किसी वृत्त का हिस्सा है, तो यहाँ पे इसका सेंटर रहा होगा, सेंटर से लेके एक सीधी लाइन खींच दीजिए, निकल गया त्रिज्या, ठीक है। अच्छा एक और लाइन है आपके सामने, ये बताइए इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये तो किसी वृत्त का हिस्सा लग ही नहीं रहा है, बताइए किसी वृत्त का हिस्सा है। आप बोलेंगे नहीं ये तो वृत्त का हिस्सा नहीं है, ये पूरे तरीके से जो है ना सीधा है, तो सीधा थोड़ी होता है, ये तो कम से कम जो है थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, तब ना वृत्त का हिस्सा होगा, गोल ना होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये भी किसी न किसी वृत्त का हिस्सा है। और किस वृत्त का हिस्सा है, तो ये जो वृत्त होगा ना ये बहुत बड़ा वृत्त होगा, ये किसी बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा है, इसीलिए आपको पूरी तरीके से स्ट्रेट दिख रहा है। ये किसी बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा, इसीलिए आपको पूरी तरीके से सीधा दिख रहा है। तो आप बताइए क्या इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ वृत्त है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वृत्त है तो त्रिज्या नहीं निकाल सकते। जब बहुत बड़ा वृत्त होगा तो कैसे त्रिज्या निकालेंगे। छोटे वृत्त की आप त्रिज्या निकाल सकते हो, बड़े से वृत्त की त्रिज्या नहीं निकाल सकते हो, तो इसकी त्रिज्या हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, वृत्त का ही हिस्सा है। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। आपको बस इतना ही समझाना था कि अगर कोई बड़ा सा वृत्त हम लोग लेते हैं तो उसकी त्रिज्या हम नहीं निकाल सकते हैं, जबकि कोई छोटा वृत्त हो तो उसकी त्रिज्या हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं समतल दर्पण। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। और इसके पीछे वाले भाग को हम क्या कर रहे हैं, रजतीत कर रहे हैं, ठीक है। दर्पण का जो पीछे वाला भाग होता है वो रजतीत होता है। यह है समतल दर्पण। और पीछे वाले भाग पे हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं, AGBR का भी लेप चढ़ा देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस पे लेप चढ़ा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। और एक साइड हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई ले लेते हैं कांच, ठीक है। ये है आपका समतल दर्पण और ये है कांच। बताइए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आप बोलोगे कि दोनों में अंतर कहाँ है, ये भी इस प्रकार से सीधी लाइन है, ये भी एक प्रकार से इस प्रकार से सीधी लाइन है। अंतर बस इतना है कि आपने क्या किया, इस पे पेंट चढ़ा दिया है, बस यही सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे पेंट चढ़ा दिया और इस पे पेंट नहीं चढ़ाया हुआ है। आप जब ये कांच है इसके आर पार देखोगे तो आसानी से जो है ना नजर आ जाएगा, इस साइड से हम उस साइड देख सकते हैं। लेकिन ये जो दर्पण है इसमें अगर हम देखने का प्रयास करें तो इधर से उधर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपका फेस जरूर दिख जाएगा।
हम अपने फेस को इसमें देखते हैं, जबकि ये कांच जो होता है इसको हम लोग घर की खिड़की में या और अन्य चीज़ों में इसका यूज करते हैं। समतल दर्पण ये जो होता है इसमें हम लोग फेस देखने का काम करते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण के पीछे वाले भाग को हम लोग जो है ना, पीछे वाले भाग दर्पण का जब भी आप पीछे वाला भाग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आगे का फेस है तो आगे आपका फेस दिखेगा, लेकिन पीछे वाला जो भाग होता है वो रस्तित किया हुआ रहता है, पीछे वाले भाग में पेंट चढ़ाया हुआ होता है, इसीलिए हम लोग आगे से जो है देखते हैं तो हम लोगों का जो है फेस एकदम दिख जाता है। और लेकिन कांच जो है दोनों तरफ से जो है वो खाली होता है, यानी कि इस पे जो है ये AGBR यानी कि बोले तो इस पे पेंट चढ़ाया हुआ नहीं होता है, जिसके कारण से इधर से उधर देख लेते हैं। अब आपको फर्क पता चल गया होगा समतल दर्पण में और कांच में, यानी कि दर्पण और कांच क्या है आपने जान लिया। तो एक और चीज जानिए आप, ये जो दर्पण है समतल दर्पण, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसमें जो हम लोग पेंट करते हैं, दर्पण में पेंट जो करते हैं तो किधर करते हैं, देखिए ऐसे हो जाती है, ये मेरा हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो दर्पण के राइट साइड में हमेशा जो है पेंट किया जाता है, पेंट हमेशा हम लोग काम करते हैं दर्पण के राइट साइड में हम लोग पेंट करते हैं। और वस्तु को जो रखा जाता है, वस्तु को हमेशा रखा जाता है लेफ्ट साइड में। अब बोलोगे ये वस्तु क्या है, वस्तु मतलब कि जैसे ये मार्कर यहाँ पे रख दिया तो इसका फोटो इधर दिखेगा ना, तो फोटो हमेशा रखते हैं हम लोग इस साइड में लेफ्ट साइड में, और पेंट हम लोग हमेशा करते हैं, यहाँ देखिए पेंट क्या हुआ है ना, पेंट करते हैं राइट साइड में, वस्तु को रखते हैं लेफ्ट साइड और पेंट करते हैं राइट साइड। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में जो है ना कोई समतल दर्पण हो जिसमें आप फेस देखते हो, तो उसमें किस तरफ आप वस्तु को रखेंगे, आप जो है लेफ्ट साइड खड़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से जो है दर्पण रखी हो, आप इधर रहेंगे तब ना आपका फेस दिखेगा। अब पता चले हम दर्पण के पीछे से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा, आपका फेस तो दिखेगा नहीं, आप इधर से देखोगे तब आपका फेस दिखेगा। अब पीछे तो पेंट किया हुआ है तो पीछे आपका फेस दिखेगा ही नहीं, पीछे पेंट किया हुआ रहता है, और आगे वाला भाग जो होता है ना वो समतल होता है, तो आगे वाले भाग में हम लोगों का फेस दिखता है। तो यानी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, आगे वाले भाग में, यानी कि लेफ्ट साइड में रखेंगे, और पेंट किया हुआ रहता है राइट साइड में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समतल दर्पण की हम लोग विशेषता देखेंगे। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता है, तो पहला विशेषता देखिए, पहला विशेषता समतल दर्पण की त्रिज्या, और त्रिज्या को ही आधी कर देते हैं तो हो जाता है फोकस, ये होता है अनंत, अनंत इंग्लिश में बोले तो इन्फिनाइट, हिंदी में बोलते हैं अनंत। अब ये क्या लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए, समतल अभी जस्ट आपको बताए हुए हैं कि त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की जो सीधी लाइन होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सीधी लाइन, उसको कहते हैं त्रिज्या। और जब वही त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है आधा करके ये क्या बचता है, इसको कहते हैं फोकस। ठीक, आगे बताएंगे आपको फोकस क्या है, यहाँ पे पहले आप ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, समतल दर्पण की त्रिज्या और फोकस जो होती है वो अनंत होती है। क्यों अनंत होती है, अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है ये किसी बहुत बड़े जो है ना, बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा है, ये बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा है। तो जो बहुत बड़ा वृत्त का हिस्सा होता है उसके हम लोग त्रिज्या को नहीं निकाल सकते, जब त्रिज्या ही नहीं निकलेगा तो फोकस कैसे निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या को आधा करके ही ना फोकस निकलता है। तो ये समतल दर्पण जो है ये किसी बहुत बड़े वृत्त का हिस्सा है, इसीलिए हम इसकी त्रिज्या और फोकस को नहीं निकाल सकते, तो बोलते हैं कि समतल दर्पण की त्रिज्या और फोकस अनंत होती है। आगे बढ़े, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बोलते हैं फोटो, इमेज जो बनता है, समतल दर्पण में जो फोटो बनेगा, जितना बड़ा आप वस्तु रखेंगे ना उतना बड़ा ही उसका क्या होता है, फोटो बनता है। यानी कि जैसा वस्तु आप रखेंगे समतल दर्पण के सामने, फोटो भी उसका वैसा ही बनेगा। तो लिखे हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़े, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो आप याद रखिए कि प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ओके, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण जो होता है इसका पार्श्व परिवर्तन, इसका पार्श्व परिवर्तन जो होता है वो होता है उल्टा।
पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ये समझिए। पार्श्व परिवर्तन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई समतल दर्पण हो, ठीक है, आपके सामने कोई समतल दर्पण हो, उसमें आप अपने क्या करेंगे कि इस लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि प्रतिबिंब में जो है आपका जो फोटो बन रहा है सामने, उसमें आपका राइट हैंड लगेगा कि ऊपर जा रहा है। अगर आपको मान लीजिए कि आपके जो है ना लेफ्ट साइड वाले गाल पे तिल है, तो आप जो फोटो देखेंगे समतल दर्पण में, उसमें लगेगा आपको कि राइट साइड के गाल पे जो है तिल है। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, उल्टा। पांचवा विशेषता है कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जो है ना समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, इसमें क्या होगा कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। मान लीजिए कि वस्तु, ये देखिए ये पेन जो है, इसका मान लीजिए कि ये पेन जो है ना ये एक वस्तु है, अब फोटो जो बन रहा है ये वाला बन रहा है, ठीक है। पर अगर वस्तु यहां पर रहे, सॉरी गिर गया, अगर वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका फोटो जो बनेगा यहाँ बनेगा। जैसे जैसे ये जो है वस्तु आगे की ओर बढ़ती जाएगी, फोटो भी क्या होगा पीछे की ओर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से वही लिखा गया है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। जितना वस्तु को हम आगे करेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, लिख ही देते, मानना क्या है, समतल दर्पण। बताइए कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर आगे है, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर आगे है तो आपको बताना है कि उसका फोटो दर्पण से कितना पीछे बनेगा। फटाक से कमेंट कीजिए। अगर कोई वस्तु दर्पण से 5 मीटर आगे है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे बनेगा। तो कुछ कुछ बच्चे जो है ना वो समझ गए होंगे कि दर्पण से इसका प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा, 5 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है ना। 5 मीटर आगे तो दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 मीटर पीछे। अब सुनिए एक और क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई वस्तु दर्पण से 15 मीटर आगे है, ठीक है, दर्पण से कोई वस्तु 15 मीटर आगे है, तो इस वस्तु से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। कोई वस्तु समतल दर्पण से 15 मीटर आगे के तरफ है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। कुछ बच्चे बोलेंगे 15 मीटर, बिल्कुल गलत। हम क्या पूछ रहे हैं, दर्पण से थोड़ी पूछे, दर्पण से पूछेंगे तब ना आप बोलोगे 15 मीटर, हम पूछ रहे हैं वस्तु से। तो 15 मीटर यहाँ से पीछे बनेगा ना, और 15 मीटर ये, तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर पीछे बनेगा वस्तु से। दर्पण से बोले तो 15 मीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा है, प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है। ये क्या हुआ, प्रतिबिंब का चाल नहीं होता है, कुछ बच्चे सोचे हैं। देखिए प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो जो है ना ये समतल दर्पण की तरफ, समतल दर्पण की तरफ मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे खड़े हैं, आगे जो ना समतल दर्पण लगा हुआ है, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मेरा जो स्पीड है ना वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो फोटो है, सामने जो आपका फोटो समतल दर्पण में बन रहा है, ऐसा लगेगा कि वो जो है ना 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है आप चल रहे हैं। यानी कि आपके प्रतिबिंब की जो स्पीड होती है आपसे 2 गुना होती है। जितना आप चल रहे होते हैं समतल दर्पण में आपको दिखाएगा कि वो क्या हो रहा है कि आपसे 2 गुना स्पीड में चल रहा है। तो अगर कोई आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है समतल दर्पण की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि उसका जो इमेज है ना, उसका जो फोटो बन रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, या 10 मीटर प्रति सेकंड जो है ना प्रतिबिंब की चाल दिखाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है कि ये मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, दोनों समतल दर्पण है, और इसके बीच में क्या करते हैं कि एक लड़के को खड़ा कर देते हैं। ये लड़का एकदम मुस्कुराता हुआ यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इसका कितना इमेज बनेगा, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि ये समतल दर्पण यहाँ खड़ा कर दिए और यहाँ बीच में इस लड़के को खड़ा कर दिए, तो आपको ये बताना है कि इस लड़के का कितना इमेज बनेगा, फोटो कितना बनेगा, ये बताना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि फोटो इसका सर 2 बनेगा, एक फोटो बन जाएगा इस वाले दर्पण में, एक फोटो बन जाएगा इस वाले दर्पण पे, लेकिन नहीं,
फोटो इसका कितना बनेगा, फोटो इसका अनंत बनेगा, इसका फोटो अनंत बनेगा, समझे। इस प्रकार से अनंत फोटो बनेगा, इतना फोटो कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। अब बोलोगे कैसे, देखो सैलून गए हो कभी बाल कटवाने, जाते तो होगे, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि आपके सामने जो दर्पण लगा हुआ है वो है समतल दर्पण। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर वो अवतल दर्पण होता है, वो समतल थोड़ी होता है। तो देखिए वो समतल दर्पण ही होता है। वो जो छोटा वाला दर्पण होता है ना नाई के पास, ये गोल वाला इस प्रकार से करके, जिसमें आपको पीछे का बाल दिखा तो देखो अच्छे से कटा, तो वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। सामने जो लगा होता है वो होता है समतल दर्पण, ठीक। तो आप देखे होंगे कि आपके सामने जो है एक समतल दर्पण लगा हुआ है और आपके पीछे एक समतल दर्पण लगा हुआ है, आप बीच में एकदम बैठे हुए हैं, नाई आपका बाल कट रहा है। तो आप देखते हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है, एक तो सामने बड़ा सा इमेज बन रहा है, उसी में देखेंगे उसके पीछे लगेगा आपको इमेज बन रहा है, उसके पीछे लगेगा, उसके पीछे, इस प्रकार से जो है जब ध्यान से देखेंगे तो लगेगा ढेर सारा जो है इमेज बन रहा है। और लास्ट टाइम में जाके आप काउंट नहीं कर पाओगे कि आपका रियल में कितना इमेज बन रहा है। तो वो जो है ना, तो वही चीज आपसे पूछे कि अगर कोई दो समतल दर्पण रखा हो और आपको उसके बीच में रख दिया जाए तो इमेज कितना बनता है, तो आप बोलेंगे अनंत फोटो बनता है। समतल दर्पण के बीच में अगर किसी को खड़े कर दे और बोले कि कितना इमेज बनेगा, तो आपको बताना है कि उसका अनंत इमेज बनता है। कितना इमेज बनता है, अनंत जो है ना प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण के कुछ उपयोग दिए गए हैं। तो सबसे पहला उपयोग क्या है कि समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। इसका तो प्रयोग सभी ने किया है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। उसके बाद कपड़े की दुकान पे आप गए होंगे तो वहाँ पे समतल दर्पण आपको जो है दिखाई दिया होगा। और अन्य दुकानों में जो है ना सजावट के लिए जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करता है। वाहन में जो ड्राइवर बैठे होते हैं उसके आगे में जो शीशा लगा हुआ होता है एक छोटा सा आईना की तरह, और उसमें वो क्या करते हैं, अपने पीछे जो सवारी बैठे हुए हैं उसको देखने के लिए क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाल काटते समय नाई पीछे के बाल को दिखाने के लिए समतल दर्पण का यूज करता है। उसके बाद पनडुब्बी में भी जो है ना समतल दर्पण का यूज होता है। पनडुब्बी जो होती है, जो पानी के नीचे चलती है, उसमें भी जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण का जो है समतल दर्पण का 5 उपयोग हम लोगों ने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण का। क्लास को आप पूरे तरीके से ये जो है कंप्लीट रखिए, फिर अगले क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगर आपको ये जो है क्लास पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।